जय हिंद साथियों मैं दीपक भारती आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन पर स्वागत करता हूं। आज मंगलवार है और मंगलवार की क्लास आपको संविधान की क्लास मिलती है। सुबह का सेशन है, पहली क्लास है, तो जाहिर सी बात है पॉलिटी की पहली क्लास होती है और आपको शाम को मिलती है आपकी गणित की क्लास। ओके, तो शुरू करते हैं आज आपका संविधान। यानी कि अगर हम बात करें तो हमने पिछले संविधान की कक्षाओं में हमने ये पढ़ा कि हमारे देश का संविधान कैसे निर्मित हुआ, हमने अपने देश संविधान को कैसे निर्मित किया और कैसे संविधान को अपनाया, क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या हमारे संविधान की खासियत थी और क्या क्या चीज़ें हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो हमारे एग्जाम को टारगेट करते हैं। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक चैप्टर ये जो है, हालांकि चैप्टर आपके संविधान में नहीं आता, बट मेरे जो पढ़ाने का तरीका है दो चीज़ों को एक साथ मर्ज करने का, तो मैं यहाँ पे एक चैप्टर मर्ज कर रहा हूँ आपका, वो है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता यानी कि जब हम देश हमारा गणतंत्र हुआ तो उसके बाद हमने क्या क्या चीज़ों को अडॉप्ट किया, क्या क्या हमने अपने राष्ट्र के सिंबल बनाए, राष्ट्रीय चिन्ह बनाए, राष्ट्रीय प्रतीक बनाए, राष्ट्रीय जो हमारे वाक्य बनाए, क्या क्या रही हमारी राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रीय हमारे जो है वनस्पतियां, पेड़ पौधे, जीव जंतु, तमाम ऐसी बातें हैं जिन पर चर्चा करना एक उद्देश्य बन जाता है। और एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये जानना भी हमारा उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि हमें फक्र है, हमें नाज है कि हम हिंदुस्तानी हैं। और ये सबको होना चाहिए, हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि वह एक भारतीय है और अपने देश के बारे में वो कितना जानता है, उसको ये जानकारी यानी कि आवश्यक है, ये जन्मजात होनी चाहिए, है ना। अगर हम बात करते हैं एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, जो आज का टॉपिक है उससे कुछ प्रश्न एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन आई एम श्योर, बिल्कुल लिख सकते हैं डैम श्योर दोस्तों, कि जो आज की क्लास होने वाली इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो आप जानेंगे और शायद आपको जानकारी भी नहीं होगी। ओके, तो शुरू करते हैं आज के चैप्टर, और आज के चैप्टर का नाम है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता, ये हमारा चैप्टर रहा राष्ट्रीयता। ध्यान से देखिएगा आज के चैप्टर में राष्ट्रीयता। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीयता चैप्टर में, अगर हम बात करें तो भारत यानी कि हमारे देश का नाम भारत अपने आप में ही बहुत गर्व की बात है। भारत, हमारे देश में नाम कहें भारत तो भारत हमारे देश का नाम है, और इंडिया, इसके अलावा हमारे देश का कोई नाम नहीं है जो संवैधानिक तरीके से कहा जाए, वरना भारत के नाम तो आर्यव्रत है, हिंदुस्तान है, जम्बू द्वीपे है, ये सब हमारे देश के नाम हैं, जिसे कहा जाता है कि बहुत एक ऐसा देश, दुनिया का अनोखा देश जिसके सबसे अधिक जो है उपनाम हमारे देश के ही हैं। हमारे देश के अलावा किसी देश के पास ऐसे उपनाम नहीं हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता होगा कि हमारे देश का यानी कि नाम तो हो गया यहाँ पे। अब हमारे देश की बात जो शुरुआत होती है मेन, यानी कि 15 अगस्त को तो हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 ये हमारी आजादी का दिन है। लेकिन जब हम गणतंत्र होते हैं 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र हुए। ओके, लेकिन इस तिथि से लेकर के अब हमारे पास राष्ट्रीयता के बहुत से प्रश्न मिलने शुरू होते हैं और हम अपनाने लगते हैं अपने राष्ट्र के प्रति हमारी जो निष्ठा है, हमारे सिंबल है, तमाम चीजों को हम अपनाना शुरू कर देते हैं। तो देखो, कहानी शुरू यहां से होती है कि 24 जनवरी को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, तभी हमने दो चीजों को अडॉप्ट किया था उस टाइम। एक हमने राष्ट्रगान को अपनाया था और एक हमने राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। ठीक है, राष्ट्रगान आपको पता है हमारा क्या है, हमारे राष्ट्र का जो गान है वो क्या है, जन गण मन अधिनायक जय है, ये हमारे देश का राष्ट्रगान है। हमारे देश का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलम मलय शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम, वंदे मातरम, ये हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है। अब इन दोनों से इतने प्रश्न बनते हैं एग्जाम में कि आप सोच भी नहीं सकते हो। राष्ट्रीय गान की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम राष्ट्रीय गान की बात पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय गान की बात करते हैं तो राष्ट्रीय गीत को हम यहां से हटाते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, अब देखना, राष्ट्रीय गान की बात करते हैं तो सबसे पहले इसे 1911 में गाया गया, ये पूछा गया प्रश्न है। कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, अध्यक्ष कौन थे, पंडित विशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। ओके, फिर यहाँ पे एक प्रश्न अच्छा सा बन जाता है कि राष्ट्रीय गान में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो राष्ट्रीय गान में कुल 13 पंक्तियां हैं, 13 लाइन है। ठीक, 13 लाइन है। अगर दूसरी बात करते हैं, एक लाइन को गाने के लिए 4 सेकेंड, ठीक है, सेकेंड का समय लगता है। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे 4 सेकेंड का अगर समय लगता है तो यहाँ पे कुल कितना समय लगना चाहिए, तो 13 चौके 52, तो यहाँ पे 52 सेकेंड होना चाहिए यहाँ पे, यानी कि 52 सेकेंड में हम राष्ट्रीय गान को गा लेंगे, ये कंफर्म है। और 13 लाइनें होती हैं, एक लाइन को गाने में 4 सेकेंड का समय लगता है।
तो टोटल निकल के आता है 52 सेकंड। लेकिन ये हमारा एक तरीका है, एक सिस्टमैटिक ढंग है जब हम राष्ट्रगान को गाते हैं। बट इमरजेंसी आपातकाल के समय हम इसे 20 सेकंड में गाते हैं। ठीक है, 20 सेकंड में अगर गा रहे हैं आप तो जाहिर सी बात है लाइनें कम हो जाएंगी। तो लाइनें कितनी हो जाएंगी, आप 4 से डिवाइड कर लोगे तो 5 लाइन है, 5 पंक्तियां ही जो है वो आपातकाल इमरजेंसी के दौरान गाई जाती हैं। जब भी कोई चीज की शुरुआत होती है तो शुरुआत में हम सबसे पहले राष्ट्रगान गाते हैं, और जब मिड होता है, अंत होता है, तो हम राष्ट्रीय गीत को गाते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक प्रश्न अच्छा सा बन जाता है कि राष्ट्रीय जो गान है वो सबसे पहले किस महिला द्वारा गाया गया था। तो वो महिला जो थी राष्ट्रीय गान गाने वाली पहली भारतीय महिला, वो सरला देवी चौधरानी है। ये नाम याद रखिएगा, सरला देवी चौधरानी, सरला देवी चौधरानी। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, सरला देवी चौधरानी। ये पहली बार राष्ट्रीय गान को गाने वाली महिला है। और राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। उसके जस्ट उपरांत दिल्ली दरबार लगा था, और दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम भारत आए थे। उनके स्वागत गीत के दौरान इसे, यानी कि जब गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था, भारत का प्रवेश द्वार उनकी याद में बनाया गया था कि वो आएंगे, उनके सम्मान के लिए एक द्वार बनाया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई के यानी कि टापू पर कहें, बंदरगाह पर बनवाया गया था ये। तो दिल्ली जब दरबार का आयोजन किया गया तो उस आयोजन में इनको सम्मान के लिए एक होता है ना, सम्मान समारोह गीत होता है। जैसे मुख्य अतिथि जब हमारे देश में आते हैं तो हमारे देश की जो बालिकाएं हैं, नेशनल कोई भी स्कूल की या किसी भी स्कूल की जो बालिकाएं होती है, संस्था, उसको क्या करती है, उनके सम्मान में गाना गाते हैं। ठीक है, वंदन करते हैं कि हम आपके स्वागत में स्वागत गीत गाते हैं। तो स्वागत गीत गाया गया था, इसलिए काफी चर्चा में रहा कि भारत के राष्ट्रीय गान को जनगण मन नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि जैसे बहुत से जो कांग्रेस विरोधी लोग थे भारत में उस समय, उन्होंने इसका विरोध भी किया था कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के सम्मान में गाया गया गाना है और इसे हम अपने देश का राष्ट्रगान नहीं बना सकते हैं। लेकिन आपको मैं जानकारी दे दूं कि दुनिया का सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा अधिक जिसे कहते हैं हिट हमारे ही देश का राष्ट्रगान है, और हमें गर्व है अपने देश के राष्ट्रगान पर। क्योंकि जब ये बजता है ना तो कहते हैं ना कि रोंग रोंग खड़े होते हैं और फिर सीना अपने आप का 56 इंच का होने लगता है ना, जब ये बजता है। तो अब देखो ध्यान समझना, यहाँ पे मैं राष्ट्रगान की एक अनोखी बात बताऊं आपको। राष्ट्रगान आप सभी जियो फोन चलाते होंगे, जियो एप्लीकेशन आपके फोन में होगा भी। तो जियो ऐप में आप क्या करते हो, पर डे रिंगटोन चेंज करते होगे ना, पर डे रिंगटोन चेंज करते होगे, कॉलर टोन चेंज कर लेते होगे कि हाँ आप किसी को मेरा ये गाना सुनाएगा, किसी को ये गाना सुनाई देगा। उसमें जनगण मन भी है, लेकिन आप उसे जब लगाएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, सिंग टोन पर कभी भी राष्ट्रगान एक्सेप्ट नहीं हो सकती है, ये भी जान लीजिएगा। और कभी चौराहे पर या भरी सभा में आपने बिना अनुमति के राष्ट्रगान को बजाया तो आप 24 घंटे की जेल आपको हो सकती है ना, समझ रहे हैं। ये सन 2000 में एक अधिनियम आया था, धारा 3 के आधार पर कहें, आईपीसी धारा 3 के तहत राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय प्रतीकों का जो है उनका दोहन करने पर आपके ऊपर मुकदमा कायम हो सकता है। यदि आप सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने का बिल्कुल अधिकार नहीं है आपको। आप अगर सम्मान नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपमान भी नहीं करेंगे आप। अभी हाल ही में 2015 में एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट में ये बताया गया था कि सिनेमा घरों में जो है राष्ट्रगान आपका बजाया जाएगा और आपके सम्मान में उठकर खड़े होने आपको। तो ऐसा चल रहा था, प्रॉपर तरीके से चल रहा था, लेकिन दक्षिण भारत से केस किया गया और केस में ये कहा गया कि राष्ट्रगान बजने पर क्या खड़े होना अनिवार्य है, क्योंकि किसी व्यक्ति के घुटनों में अगर जोड़ों में दर्द है और वो है अगर, तो कैसे देख सकता है वो। तो मेरा ये प्रश्न है, आपने भाई निकाला, कोर्ट ने कहा ठीक है भाई आप मत खड़े होइए, लेकिन मैं उस व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ, दक्षिण भारत में जो केस किया, मैं वहां तक बात पहुंचाना चाहता हूँ कि भैया तुम्हारे घुटनों में अगर दर्द है तो तुम सिनेमा हॉल क्यों जा रहे हो? सिनेमा हॉल की सीढ़ियां चढ़ने में तुम्हारे घुटनों में दर्द नहीं हो रहा है और राष्ट्रगान के बजने पर तुम्हें दर्द हो रहा है, तो ये क्या समझे? मैं इसको देशभक्ति समझूं या इसे हरामखोरी समझूं? तो आप समझिएगा इस चीज को, ध्यान से समझिएगा। बातें बहुत हैं, बैठे बैठे नेताओं को जो है कुछ होते हैं ना राजनेता करने वाले, हर मोहल्ले हर गांव मिल जाते हैं, तो ये वही लोग हैं। ठीक है, आप सोचो जिस व्यक्ति के पैर नहीं होंगे, हैंडीकैप कॉलेज चले जाओ, हैंडीकैप कॉलेज यानी कि जब चले जाओ जिसमें जिन बच्चों के हाथ पैर नहीं, तो दिव्यांग, यानी कि हम विकलांग नहीं कह सकते, विकलांग कहने पर अब आपको जेल हो सकती है, तो दिव्यांग कहिए, दिव्य जनों या दिव्यांग के कॉलेज चले जाइए आप, हैंडीकैप कॉलेज चले जाइए। वहां पे बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पैर नहीं होते, जिनके हाथ नहीं होते, तो क्या राष्ट्रगान बजने पर वो खड़े नहीं होते होंगे? कैसे होते हैं वो? तो भाई राष्ट्रगान जब बजता है तो जाहिर सी बात, अगर मेरे पैर नहीं है तो मेरे सीने, मेरे हाथ, तो अपने हाथ को हम रिजर्व हैंड करते हैं। ठीक है, रिजर्व हैंड्स कर लेते हैं कि हाँ चलो हम राष्ट्रगान सम्मान में खड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास हाथ भी नहीं है तो हमारे पास यार सर तो है, हमारा सर उठा करके हम सीधे हो जाते हैं कि हम राष्ट्रगान के सम्मान में हम सीधे खड़े हो रहे हैं।
तो ये तरीका होता है हमने अपने देश के प्रति निष्ठा और अपने देश के प्रति की जो है इसे कहते हैं देश प्रेम दिखाने की चीज़ नहीं, देश प्रेम देश यहाँ रखने की चीज़ है। ठीक है, देश यहाँ रखिए, देश को दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपका यहाँ से तो निकल गया, लेकिन अब यहीं से कुछ और प्रश्न निकल के आएंगे कि राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद 1919 में किया गया, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही किया गया था। इसका नाम जो है किस नाम से किया गया था, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया गया था। और अगर हम बात करते हैं तो 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका प्रकाशन किया था। जो राष्ट्रीय गान लिखा था उन्होंने, जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाना गाया था, तो गीतांजलि पुस्तक से तो ये लिया गया था। गीतांजलि पुस्तक में पहली बार इसका उल्लेख किया गया था। ये पुस्तक करीब 1904-5 के आसपास लिखी गई थी, लेकिन जब इसको पहली बार इसको गाया गया तो 1912 में, तो इन्होंने 11 में गाया, लेकिन 12 में इसका प्रकाशन किया। प्रकाशन जब किया तो एक पत्रिका निकाली, उस पत्रिका का नाम रखा भारत भाग्य विधाता, यानी कि पत्रिका का टाइटल रखा गया, शीर्षक रखा गया भारत भाग्य विधाता, और उसमें यानी कि इस गाने को यानी कि इसको मेंशन किया गया था। और ये जॉर्ज पंचम के लिए पत्रिका निकाली गई थी, भारत का भाग्य विधाता। कौन? जॉर्ज पंचम। तो इसीलिए लोगों ने इसका विरोध भी किया था। जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार राजू दीक्षित जी, जिनका निधन 2010 में हुआ, वो कट्टर विरोधी थे। वो कहते यही थे, यानी कि राष्ट्रगान बजने पर सम्मान कभी नहीं करते थे। वो कहते थे ऐसा राष्ट्रगान नहीं चाहिए मुझे, और मरते मरते मर गए, उन्होंने कभी इसका सम्मान नहीं किया। और उनका अपना एक मत था, लेकिन मेरा मत यह है कि बीती बातों को भुला देना ही राष्ट्रहित है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब यहां से अगर आप बात करते हैं तो ये तो हमारे कुछ प्रश्न निकल कर ये आए राष्ट्रीय गान से, लेकिन अभी राष्ट्रीय गान की कुछ चीजें बची हुई हैं जो आपको समझनी है। ये जो भी मैंने आपसे बताया था कि दिल्ली कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, तो यहाँ पे जो आरओ के छात्र में हैं जो क्लास कर रहे हैं, वो ये बताएं कि दिल्ली दरबार में जब कलकत्ता अधिवेशन में जब गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में उस समय अध्यक्ष कौन थे जिनकी अध्यक्षता में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? ठीक है, मैं आपको आंसर दे दूं, पंडित विशन नारायण धर जी ने इसको पहली बार गाया था। पंडित विशन नारायण धर की अध्यक्षता में गाया गया था। ओके, अब यहाँ पे दूसरा आता है गीत। यहाँ पे हमारा गान हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा गीत है। अब देखो गीत की बात करते हैं तो राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है, और ये किससे लिया है, कौन सी पुस्तक में है? ये पुस्तक की बात करते हैं तो आनंद मठ पुस्तक की बात करते हैं तो 1882 में ये पुस्तक लिखी गई थी। सोचिए, 1882 में पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक में बहुत से आनंद मठ में कहते हैं कि सन्यासी विद्रोह का भी उल्लेख किया गया था। इसी पुस्तक में वंदे मातरम लिखा गया। और आपको पता है कि 1896 में, जब 1896 में पहली बार अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में तो कई बार हुआ, तो 1896 में इसको पहली बार जो है गाया गया था। उस समय अध्यक्ष जो है रहीमतुल्लाह सयानी जी थे, और रहीमतुल्लाह सयानी कांग्रेस में दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष हैं। बदरुद्दीन तैयब जी के बाद रहीमतुल्लाह सयानी जी दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं। तीसरे बनेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद। समझ में आ रहा है? आपको बहुत चीजें जानने को मिलेंगी कि हाँ यार चीजें हैं, और ये जुड़ रही हैं। जो आज की क्लास आपको राष्ट्रीयता लिखा जरूर है, लेकिन राष्ट्रीयता की क्लास अगर आप देख रहे हैं तो आज की क्लास आपको एडवांस और जो आपका है डायनामिक जीएस, स्टैटिक और डायनामिक जीएस को मिलाया गया है। ये क्लास ऐसी दी जा रही है आपको, ठीक है। इसे कहते हैं मैशअप क्लास। ओके, अब देखो राष्ट्रीय गीत की पहली बार अगर हम बात करते हैं तो 1896 में गाया गया। 1896 में एक जानकारी और भी दे दूं आपको, 1896 में पहली बार इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी मुझे आप बताओगे, ठीक है। आपको ट्रिक याद होगी ना, ईंट पर नाच, उसी से निकाल के कमेंट्स बॉक्स में उत्तर दे दीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी और राष्ट्रीय गीत गाया गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। तो वंदे मातरम में कुल 8 लाइनें हैं, 8 पंक्तियां हैं, और इन्हें कुल 65 सेकंड में गाया जाना है, यानी कि 1 मिनट 5 सेकंड में इसको हम गा सकते हैं। गाना है चाहिए ही, नियमता यही है। होता नहीं, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम सस्यश्यामलम मातरम वंदे मातरम, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये मूलतः संस्कृत भाषा में है। इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो अंग्रेजी अनुवाद इसका अरविंद घोष ने किया था। अरविंद घोष से नाम मुझे याद आ रहा है, शिशिर कुमार घोष। तो मैं बताना चाहता हूं आपसे, शिशिर कुमार घोष किसके गुरु का नाम था? किस महान क्रांतिकारी के राजनीतिक गुरु का नाम शिशिर कुमार घोष था? कमेंट्स बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जब ये बात चल ही रही थी कि यहाँ पे इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया, तो एक प्रश्न और दिमाग में आ रहा है मेरे, आप बताओगे राष्ट्रीय गान का जो है उर्दू अनुवाद, ठीक है, उर्दू अनुवाद किसने किया था? बताएं, राष्ट्रीय गान का उर्दू अनुवाद किसने किया था? ये कमेंट्स बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा कि राष्ट्रीय गान जो हमारा मूलतः बंगला भाषा में है, फिर इसको अंग्रेजी में लिखा गया, अब उर्दू में भी ट्रांसलेट हो चुका है, तो उर्दू में किसने किया ये आप उत्तर कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना। ओके, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ इस पे चल रहे हैं, देखो अब 24 जनवरी पे चल रहा है राष्ट्रीय गान पर चल रहा है, अभी बहुत सी बातें करनी बाकी हैं, ठीक है।
अब देखो होता क्या है, ध्यान समझना, ये तो हमारा राष्ट्रगान रहा। 24 जनवरी को यूपी अपना नामकरण दिवस भी मनाता है। 24 जनवरी 1950 को ही हमारे उत्तर प्रदेश का नाम, यानी कि जो यूपी पहले यूनाइटेड प्रोविंस था उसका नाम उत्तर प्रदेश किया गया। कब से? 24 जनवरी 1950 को नाम दिया गया। 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का स्थापना वर्ष मनाया जाता है, यानी कि एक स्थायी राज्य का दर्जा हमको मिला था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन नाम हमारा कब है? हमारा नाम 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था। इससे पहले हमारा नाम यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, संयुक्त प्रांत हिंदी में कहें, इसका नाम ये होता था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है भाई 26 जनवरी। 26 जनवरी की बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 की बात करते हैं तो यहां पर राष्ट्रीय चिन्ह और वाक्य अपनाते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह और वाक्य ये अपनाया जाता है। राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय वाक्य। राष्ट्रीय चिन्ह से बहुत से प्रश्न आते हैं, राष्ट्रीय वाक्य से बहुत प्रश्न आते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह से अगर हम बात करें, राष्ट्रीय चिन्ह से एक प्रश्न बन जाता है कि भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, अशोक की जो लाट है वो कहां से ली गई है? तो अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है, जहां महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, सारनाथ के ऋषि पत्तन में। समझ रहे हैं ना आप? तो वहीं से हमने इसको अडॉप्ट किया है। अगर आपसे ये प्रश्न कर दिया जाए कि बताइए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किस राज्य से लिया गया है ना, तो भाई जाहिर सी बात है अशोक स्तंभ सारनाथ वाराणसी की बात कर रहे हैं, तो बनारस किस राज्य में आता है भैया? बनारस जो जिला है वो किस राज्य में आता है? जाहिर सी बात है यार, उत्तर प्रदेश में आता है, तो उत्तर प्रदेश से लिया गया है। ये आपका एक बना उत्तर, जिसको यानी कहते हैं कि आपके प्रश्नों को घुमाकर आपसे पूछे जा रहा है, बच्चा कंफ्यूज आता है। ऐसे पूछ लेना, संविधान सभा की पहली बैठक किस राज्य में हुई थी? हैरान परेशान, अरे यार ये क्या हो गया, वो कांग्रेस जोड़ देगा कि कांग्रेस की पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। वो कहता सर बंबई, अरे नहीं भैया, बताया गया ना आपके कि संसद भवन के पुस्तकालय में। संसद भवन किस में है? संसद भवन दिल्ली में है। दिल्ली राज्य और संघ दोनों में आता है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए कि दिल्ली। समझ रहे हैं? ऐसे प्रश्न ये आपके माइंड को थोड़ी देर के लिए वॉश कर देते हैं, ऐसे प्रश्न यार सोचने पे मजबूर, और जल्दीबाजी में आप उत्तर गलत दे देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चिन्ह पे बहुत से प्रश्न निकल के आते हैं। अशोक स्तंभ जो बना हुआ है, अपने गूगल पर देखिएगा, अशोक स्तंभ को अच्छे से देखिएगा, एक बार जरा गौर से देखिएगा कि 4 शेर ऊपर दिखते हैं। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पशु पहले हमारा शेर हुआ करता था, बाघ बाद में बना है, अब हम चर्चा उस पर करेंगे। तो राष्ट्रीय चिन्ह यानी वही था, राष्ट्रीय जो पशु था हमारा शेर था, तो शेर हमने लिया था। लॉयन हमारा राष्ट्रीय पशु हुआ करता था, एनिमल था हमारा। तो चलो ठीक है भाई, वो 4 तरफ यानी 4 दिशाओं को प्रतीक दिखाता है कि हमारी समृद्धि 4 दिशाओं में होगी, ये प्रतीक है उसका। अशोक ने यही उसका दिया था, जो उसका मोटो था, उसके लोगो का यही था। चलो ठीक है, उस पर एक पट्टी पड़ी, पट्टी पर चक्र बने हुए हैं। ठीक है, अशोक यानी जो चक्र है, प्रगति वाले चक्र, उस चक्र में 24 तीलियां हैं। ठीक है, 24 तीलियां हैं, और उस पे अगल यानी बगल यानी लेफ्ट राइट पर 2 जानवर अंकित हैं, एक कुबड़ वाला बैल है और एक जो है घोड़ा है। जस्ट इसके पीछे आते हैं तो फिर अशोक चक्र बना हुआ है और 2 जानवर अंकित हैं, हाथी और बाघ, है ना, टाइगर। ये अंकित है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह पर। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि अशोक स्तंभ की चक्र की बाईं पट्टी पर जो है कौन सा जानवर अंकित है, ये पूछता है वो कभी। ठीक है, अब राष्ट्रीय वाक्य आते हैं। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। सत्य में ही जय है, सत्य में ही विजय है, ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। ये राष्ट्रीय वाक्य आपको पता है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि हाँ भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है, ये आपको पता है। लेकिन प्रश्न आप यहां से एक नया प्रश्न मिल जाता है कि बताएं राष्ट्रीय जो वाक्य हमारा है ये किसने सुझाया था, पहली बार किसने इसको इस्तेमाल किया था, प्रयोग में लाया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्हें महामना भी कहा जाता है, उन्होंने इसका पहली बार इस्तेमाल किया था, पहली बार प्रयोग किया था और सुझाया था कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य इसे होना चाहिए। 1916 में जब बीएचयू की स्थापना हुई थी तभी ये दर्शा दिया गया था कि ये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं, तो ये हो गया हमारे यहां तक। अब यहीं से फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान हमारे पास बनने के बाद 1957 में हम राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत को अपनाते हैं, शक संवत को अपनाते हैं। ठीक है भैया, ये कब होता है? ये 22 मार्च की डेट है, 22 मार्च। ठीक, ये 22 मार्च की डेट है कि 1957 में हम इसको अपनाते हैं अपना राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत। लेकिन हमने संविधान को जो अपनाया है वो विक्रम संवत की तिथि के अनुसार अपनाया है।
ठीक है, भारतीय संविधान को किस संवत के अनुसार अपनाया गया है? विक्रम संवत के अनुसार अपनाया गया है। लेकिन हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? वो शक संवत है। ध्यान रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, बिल्कुल बता रहा हूं आपसे, प्रश्न ऐसे होंगे। अब देखो यहां से क्या होता है, राष्ट्रीय हमारा यानी कैलेंडर बनकर आ गया। अब इसी बीच में यानी कि मैं आपको डेट नहीं बताऊंगा क्योंकि डेट में वेरिएशन है और कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा है। तो मुझे आप बताओगे कि राष्ट्रीय जो हमारा पुष्प है, राष्ट्रीय हमारा जो फ्लावर है, नेशनल फ्लावर कमल, यानी कि बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं आप, मैं राष्ट्रीय प्रतीक पूछ रहा हूं, राष्ट्रीय पुष्प पूछ रहा हूं, ठीक है। तो कमल की स्थापना, कमल को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब अपनाया गया है? राष्ट्रीय जो पुष्प है उसे कब अपनाया गया है? दर्जा किस वर्ष दिया गया है? ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में उत्तर दोगे, ठीक है, क्योंकि इसके उत्तर पर बहुत सी डिबेट है। जब आप उत्तर दोगे तभी मैं ये डिबेट को शुरू करूंगा, वरना क्लास कहीं और चली जाएगी। ओके, चलो शुरू करते हैं। अगला फिर क्या होता है, आपको पता है कि 1972 में वन्य जीव अधिनियम आता है। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, वन्य जीव अधिनियम आता है, वाइल्ड लाइफ एक्ट आता है, और इस एक्ट के तहत ही हम अपना जो राष्ट्रीय जो पक्षी है वो हम मोर बनाते हैं, ठीक है। और मोर का मैंने आपसे साइंटिफिक नेम भी पूछा था, तो किसी ने उत्तर नहीं दिया था। मोर का साइंटिफिक नेम पावो क्रिस्टेटस, इसके वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम है ये मोर का। आप इसको ध्यान से नोट करते चलिए, ठीक है। 1972 के बाद आता है 1973, और 1973 में आता है टाइगर प्रोजेक्ट, और टाइगर प्रोजेक्ट के तहत ही अपना राष्ट्रीय पशु जो है यहाँ पे बाघ बना लेते हैं। पहले हमारा राष्ट्रीय पशु क्या था? हमारा राष्ट्रीय पशु शेर था, लॉयन था, लेकिन 1973 में हमने बाघ अपना राष्ट्रीय पशु बनाया, ठीक है। अब होता क्या है, यहीं से एक थोड़ी सी और कहानी की ओर हम बढ़ेंगे धीरे धीरे। होता क्या है, अगर हम देखें तो फिर यहाँ पे 2008 आता है, और 2008 की जो डेट है, मैं डेट पूरी लिख दूं आपको। डेट ये है 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी गंगा घोषित की गई। यानी कि 4 नवंबर को हमने राष्ट्रीय नदी गंगा को अपनाया और गंगा प्रदूषण मुक्त हो एक योजना चलाई, एक योजना बनाई, और इसका एक लक्ष्य रखा गया 2020 में गंगा को प्रदूषण मुक्त करने का उद्देश्य रखा गया था, जो सफल रहा और पूर्ण रूप से सफल हुआ भी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अच्छा, गंगा से एक प्रश्न बड़ा अच्छा आता है। गंगा यानी कि गंगा माँ है, मानो तो गंगा माँ, ना मानो तो बहता पानी, ठीक है। तो गंगा माँ से एक प्रश्न अच्छा सा निकल गया था, गंगा के पानी में जो है कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं? कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जिसके कारण कीड़े नहीं पड़ते हैं पानी में संचय करने पर? ठीक है, मुझे इसका उत्तर दीजिएगा। और एक प्रश्न और भी है, गंगा उत्तराखंड के किस जिले से निकलती है? ओके, कहां से निकलती नहीं है वो प्रश्न भूल जाइए, आप वो सब आप भूल जाइए। आप हमको ये बताइए, गंगा उत्तराखंड के किस जिले से निकलती है? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट्स बॉक्स में उत्तर सबके आने चाहिए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, क्योंकि कमेंट्स बॉक्स में उत्तर देने वाले जो स्टूडेंट हैं वो गिने चुने ही हैं। शिखा हैं, हेमा हैं, दुर्गेश हैं, प्रभास हैं, शिवाकांत हैं, और अगर बात करते हैं तो एक आध भूले बिछड़े चले आते हैं, जैसे नरेंद्र जी हैं, कभी कभी जय हिंद करते हैं, सिर्फ उत्तर देके चले जाते हैं, ठीक है। ऐसे काम नहीं चलेगा भैया, आपको उत्तर देना होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि देखो, फिर 5 अक्टूबर आता है, 5 अक्टूबर, और अक्टूबर की बात करते हैं तो इसको ऐसे लिख लो यार, तुम लोग नहीं समझ नहीं पाओगे इसको। नवंबर में लिख दिया करो ऐसे ना, ऐसे लिखो ज्यादा सही रहेगा, 2008, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अक्टूबर 2009, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, गंगा डॉल्फिन, डेट याद रखिएगा 5 अक्टूबर, इंटरनेशनल टीचर्स डे। ओके, गंगा डॉल्फिन जो है राष्ट्रीय हमारा क्या बनाया गया, ये राष्ट्रीय हमारा जलीय जीव बनाया गया, ठीक है। चलो अच्छी बात है। 2009 में ही राष्ट्रीय वृक्ष हमारा, राष्ट्रीय यानी नेशनल ट्री हमारा बरगद या कहें वट वृक्ष, ये बनाया गया हमारा। और 2010 में हमारा राष्ट्रीय पशु तो था ही, लेकिन हमने एक और किया, विश्व विरासत पशु, विश्व धरोहर पशु, वो हमने बनाया हाथी को, ठीक है, हाथी को बनाया। अब यहां एक प्रश्न अच्छा सा, यहां से ये तो चलो हमारी कुछ चीजें रही। राष्ट्रीय नारा हमारा जय हिंद है, जो हम आपसे कहते हैं जय हिंद, वो हमारा राष्ट्रीय देश का, हमारे देश का राष्ट्रीय नारा है। हमारे देश की राष्ट्रीय पुस्तक गीता 2015 में बनाई गई राष्ट्रीय पुस्तक गीता। हमारे देश का राष्ट्रीय अभिवादन जो है वो है नमस्कार, होता है नहीं, नमस्कार। आज के मुख्य समाचार,
कुछ इस प्रकार है। तो नमस्कार हमारे देश का राष्ट्रीय अभिवादन है। जब घर पे कोई आता है तो कहते हैं नमस्कार, तो ये नमस्कार हमारे देश का राष्ट्रीय अभिवादन है। लेकिन ये जो नमस्कार है ये अलग अलग भाषाओं में अलग अलग प्रकार से बोलते हैं। जैसे केरल में वड़क्कम कहते हैं, वड़क्कम। राजस्थान में खम्बा खड़ी से खम्बा खड़ी, तो ये खम्बा खड़ी राजस्थान की भाषा है। ऐसी सब चीजें चलती है, लेकिन ये नमस्कार का ही मतलब नमस्कार ही है, उनकी भाषा में नमस्कार है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय देश का ही राष्ट्रीय अभिवादन है। ओके, चलो अब यहाँ पे एक चीज अच्छी से निकल कर आती है। कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे वो कहते हैं राष्ट्रीय भोजन हमारा खिचड़ी है, राष्ट्रीय मिठाई हमारी जलेबी है, तो ये सब चीजें चलती हैं। चलो ठीक है, ये तो मस्ती वाली बातें हो गई। लेकिन 1972 में एक और चीज हमारे देश में निर्मित हुई जो आप बहुत कम लोग जानते हैं, ये है अमर जवान ज्योति। अमर जवान ज्योति, ये क्या है? अमर जवान ज्योति जो स्मारक है, ठीक है, ये अमर जवान ज्योति स्मारक, ये इंडिया गेट के बीच में है। इंडिया गेट जो आपका बना हुआ इंडिया गेट के बीच में है। और इसके निर्माण कार्य, जो स्थापना वर्ष किस उद्देश्य किया गया, तो 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में हमारे जो जवान शहीद हुए थे, और 1962 में भारत चीन युद्ध में जो हमारे जवान शहीद हुए थे, उनकी शहादत में, उनकी याद में हमने अमर जवान ज्योति स्मारक की स्थापना की। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका निर्माण कार्य करवाया था। लेकिन यहां इंडिया गेट की बात आ जाती है कि इंडिया गेट का फिर निर्माण क्यों हुआ था। तो इंडिया गेट का निर्माण आप जान लीजिए, इंडिया गेट का निर्माण 2 कारणों से किया गया था। आपको पता है कि 1914 में और 14 से 18 तक एक प्रथम विश्व युद्ध चला था, और 1919 में उत्तरी अफगान युद्ध हुआ था। उत्तरी अफगान युद्ध यानी कि अंग्रेजों की ओर, अंग्रेजों से अफगान युद्ध हुआ था। अंग्रेज यानी आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। तो आंग्ल अफगान युद्ध में अंग्रेजों की सेना में रहने वाले भारतीय और अंग्रेजों की जो शहीद हुए थे, उन दोनों की याद में, और प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए जो हमारे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय शहीद हुए हैं, अंग्रेज शहीद हुए हैं, इन दोनों की घटनाओं को मिला करके 1921 में गेटवे ऑफ इंडिया, सॉरी, इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया 1911 है और इंडिया गेट 1921 है। ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग गलती यही कर देते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट दोनों को ध्यान में रखिएगा। इंडिया गेट बाद में बना है। भारत का प्रवेश द्वार, यानी समुद्री सीमा से जब भारत में प्रवेश करेंगे तो प्रवेश द्वार होना चाहिए। प्रवेश द्वार क्यों बनता है? क्योंकि ये आपकी उत्साह को बढ़ाता है। इसका सिद्धांत और इसका कॉन्सेप्ट, जो प्रवेश द्वार का जो कॉन्सेप्ट है, ये आप कहें तो अकबर से लिया गया है। अकबर ने गुजरात विजय के उपरांत जो है, आपको पता है कि उसने बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, और इसे प्रवेश द्वार यानी कि आगरा का प्रवेश द्वार कहा जाता था। इसको आप पता है ना, सीकरी आगरा का प्रवेश द्वार था ये। तो उसी पर ये कॉन्सेप्ट बंधा हुआ है कि जब भी, यानी कि अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने, मुगलों ने और मुस्लिम शासकों ने, राजाओं ने, उसके बाद, यानी कि आप बात करें अकबर का कार्यकाल अगर देखें तो अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 तक रहा। तो ये अंग्रेजों के भारत में वर्चस्व से पहले की बात है। जब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, तो इस कॉन्सेप्ट से अब सब जितने मुस्लिम राजा शासक होंगे, वो कहीं ना कहीं आपके शहर में, जिस भी शहर में रहते हो आप, जिस भी जिले में रहते हो आप, खासकर उत्तर भारत की बात मैं कर रहा हूं, तो उत्तर भारत में बारादरी पड़ती होगी, दरा पड़ता होगा, एक दरा पड़ता होगा। ये कहीं ना कहीं वही प्रवेश द्वार दिखाता है आपको। सड़क के बीचों बीच में द्वार बने होंगे। उन्नाव जाते समय भी आपको एक द्वार मिलेगा, चंद्रशेखर शहीद द्वार, ऐसे हर जगह द्वार मिलेंगे। आज उसी कॉन्सेप्ट पर आप देख रहे हैं, फ्लाईओवर पर, रोड पर, बड़े बड़े रोड पर तो लिखा हुआ है बाबू दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, चंद्रगुप्त मौर्य द्वार, ठीक है। आप देख रहे होंगे बहुत से कई द्वार लिखे हुए हैं। यूपी में तो काफी इसका प्रचलन चल रहा है। यूपी में अगर देखें बहुत धड़ल्ले से रानी लक्ष्मीबाई द्वार, ठीक है। आप देख रहे हैं कि जो है कि क्या नाम है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वार, बहुत से द्वार है, मैं तो खुद देखता हूँ, चाणक्य द्वार, बहुत से द्वार मिल जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट वहीं से लिया गया है। तो ये आपको समझ में आ गया ना, भारत का प्रवेश द्वार और दिल्ली का प्रवेश द्वार। दिल्ली का यानी कि इंडिया गेट, इंडिया गेट, दिल्ली, इंडिया यानी दिल्ली की राजधानी, राजधानी है तो राजधानी में आ रहे हैं आप। और गेट वे ऑफ इंडिया, वे मतलब होता है रास्ता, गेट वे यानी कि भारत की ओर जाने का रास्ता कहाँ से है, बंबई से है, तो वो है आपका क्या नाम रहेगा, गेट वे ऑफ इंडिया बंबई में है और इंडिया गेट दिल्ली में। समझ में आपको आ गया। 1911 में अगर बात करते हैं तो गेट वे ऑफ इंडिया, 1921 में आते हैं तो दिल्ली यानी कि इंडिया गेट। तो ये रही आज का सेशन, यानी कि राष्ट्रीयता। पूरा आपको राष्ट्रीय मैंने बता दिया है कुछ कुछ बातों पर। राष्ट्रीयता से एक चीज आपको दर्शाते की समझ में चली आती है कि कहीं ना कहीं अगर राष्ट्रीयता आप पूरी पढ़ते हैं और जानते हैं तो राष्ट्रीय वतन हमारा नमस्कार आ रहा है, राष्ट्रीय पुस्तक हमारी गीता आ रही है,
तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से, मैं ये कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, ये मेरा अपना एक सोच है, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से भारत कहता जो है ना कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ऐसा नहीं है। भारत अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से हिंदू राष्ट्र है। इसीलिए अगर देखें, ये बात बहुत विवादित हो सकती है, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं ना, ये मेरा ओपिनियन है, और ये ओपिनियन जरा सोचिए आप भी कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, हमारी प्रस्तावना में इस बात का उल्लेख किया गया है। लेकिन हमारी राष्ट्रीय पुस्तक, राष्ट्रीय अभिवादन, राष्ट्रीय नारा, ये जो दिया जा रहा है, राष्ट्रीय जो चीजें दी जा रही है, इससे कहीं ना कहीं एक धर्म, एक संप्रदाय को आप दर्शा रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर नहीं है। ठीक है, तो गौर फरमाइएगा, जरा एक बार सोचिएगा, विचार करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। हालांकि ये अच्छी बात है हमारे राष्ट्र के लिए, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन हमारा राष्ट्र बहुसंख्यकों को लेकर चलता तो है। यहाँ पे सभी हमारे भाई हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जितने भी हैं, जो भी हमारे 6 अल्पसंख्यक हैं, इनसे कोई हमारा द्वेष नहीं है, कोई हमारी भावनाएं नहीं है, लेकिन हम इनसे कुछ, इनको कोई नुकसान अहित भी नहीं चाहते हैं। बस ये है कि हमारे राष्ट्र की जो चीजें हैं इनको अपनाना चाहिए, इनको मानना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र में अगर एक इस्लामी स्टेट लिख सकता है कि इस्लामी स्टेट है, तो क्या भारत नहीं लिख सकता कि वो भारत हिंदू राष्ट्र देश है? नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र देश लिखता था, 2015 में संविधान उसने लागू किया है अपना, 20 सितंबर 2015 में संविधान जब नेपाल ने लागू किया, तो नेपाल ने साफ साफ लिख दिया कि वो अब धर्मनिरपेक्ष है, भारत की चीजों को उसने बिल्कुल अडॉप्ट कर लिया। लेकिन आज भी वहां पे देखें अगर, तो हिंदू बहुसंख्यक है, हिंदू चीजें ज्यादा चलती हैं, तो क्या आप उसे कट्टरवादी कह देंगे? यानी भारत कट्टरवादी है, मेरी विचारधारा कट्टरवादी है? ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, इस पर गौर करिएगा, और आज के लिए इतना रखता हूं, अगली क्लास में फिर मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।